Hey guys, welcome to the 21st lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इथाइलिन के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, इथाइलिन एक तरह का गैसियस पीजीआर है, ठीक है, गैसियस हार्मोन है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C2H4, एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है, इथाइलिन। Ethylene can be included in both groups, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनिबिटर। इन्हें हम दोनों ही ग्रुप्स में डालते हैं इथाइलिन को। ये प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, ग्रोथ को इनिबिट भी करता है, बट मेनली इट इज अ ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन, ठीक है। पर ज्यादातर ये प्लांट में क्या कराता है? ग्रोथ को इनिबिट कराता है। हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा, हमने जिब्रेलिन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा। ये तीनों के तीनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। इथाइलिन एक तरह का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है, बट मेनली क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो इसीलिए हम इसे मेनली कौन से कैटेगरी में डालते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर वाले कैटेगरी में। तो इथाइलिन इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ठीक। इथाइलिन इज सिंपल गैसियस पीजीआर, गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सिंपल गैसियस पीजीआर है। इट इज अ हाइड्रोकार्बन, C2H4 मैंने कहा, ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हाइड्रोकार्बन है। रिपोर्टेड एज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। देखो, हमने जब तीन ग्रोथ प्रोमोटर के बारे में पढ़ा था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, तो हमने तीनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे। ऑक्सिन का क्या था? एपिकल डोमिनेंस। जिब्रेलिन का क्या था? याद करो, स्टेम और इंटरनोड इलोंगेशन। साइटोकाइनिन का क्या था कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या फीचर? रैपिड सेल डिवीजन। वैसे इथाइलिन का अगर आपसे कोई पूछ ले इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आप कहोगे ये एक तरह का फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, फ्रूट के राइपनिंग में मदद करता है, फल को पकाता है, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। अब देखो, फ्रूट को पकाने में हेल्प कर रहा है, तो जितने भी फ्रूट सेलर होंगे जो फार्मिंग करते हैं, फ्रूट्स की फार्मिंग करते हैं, राइट, वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इथाइलिन को, क्योंकि फल को पकाना है जल्दी जल्दी और मार्केट में बेचना है और पैसे कमाना है। तो इथाइलिन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन टेक प्लेस बाय मिथियोनिन अमाइनो एसिड, ठीक है। मिथियोनिन अमाइनो एसिड जो है ये बायोसिंथेसिस में मदद करता है इथाइलिन की। ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस में कौन सा अमाइनो एसिड हेल्प कर रहा था? ट्रिप्टोफैन, एग्जैक्टली। और इथाइलिन के बायोसिंथेसिस में कौन सा अमाइनो एसिड रोल प्ले करता है? तो बोलो मिथियोनिन। इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय राइपनिंग फ्रूट्स, ठीक है। जो फ्रूट्स जो पक रहे होंगे उनके अंदर आपको लार्ज क्वांटिटी में इथाइलिन मिलेगा, क्योंकि इथाइलिन जो है ये क्या करता है? एक तरह का फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, हमने अभी अभी पढ़ा। एंड इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन सेनेसेंट ऑर्गन्स। देखो, इथाइलिन एक तरह का ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है, ठीक है, एक तरह का ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है, तो प्लांट्स में ग्रोथ को इनिबिट भी करता है। तो जो सेनेसेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो बूढ़ी ऑर्गन्स होते हैं, बूढ़ी हो जाते हैं, जिनमें और ग्रोथ नहीं हो रहा, ग्रोथ इनिबिट हो गया है, उनमें आपको इथाइलिन मिलेगा। क्योंकि इथाइलिन जो है ये एक तरह का ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है, तो आपको सेनेसेंट ऑर्गन्स में भी क्या देखने को मिलेगा? इथाइलिन। तो इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय राइपनिंग फ्रूट्स एंड सेनेसेंट ऑर्गन्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथाइलिन की, कि इथाइलिन का क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या फंक्शन देखने को मिलता है एक प्लांट के अंदर। देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे कि बनाना, एप्पल, टोमेटो एक्सेट्रा में इथाइलिन काम आता है। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? आपने एक पेड़ से जो फल है उसे तोड़ लिया, उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। प्लांट से आपने उस फल को तोड़ लिया, ठीक है, और अब उस फल को आपको पकाना है, आपने कच्चा ही तोड़ लिया,
ठीक है, हार्वेस्ट कर लिया, कच्चे फल को तोड़ लिया और स्टोर रूम में ले जाके रख दिया कहीं पे, ठीक है, स्टोर करके रख दिया। और अब आपको उस फल को पकाना है तो आप क्या करोगे, उस पे इथाइलिन डाल दो, इथाइलिन स्प्रे कर दो, तो वो जो कच्चे फल जो आपने हार्वेस्ट किए थे वो पक जाएंगे। इसलिए यहाँ लिखा है पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आता है इथाइलिन, जैसे कि बनाना, एप्पल, टोमेटो। ठीक है, जो फ्रूट सेलर होते हैं वो पेड़ से तोड़ के कहीं पे स्टोर कर देते हैं और जिस हिसाब से उन्हें मार्केट में बेचना होता है उस हिसाब से उन फ्रूट्स के ऊपर वो इथाइलिन डालते रहते हैं और वो फ्रूट्स उसी हिसाब से पकता है और मार्केट में वो जो फ्रूट सेलर है उसी हिसाब से उस फ्रूट को बेचता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आता है इथाइलिन। नाउअडेज, आज के समय एक इथाइलिन है, ठीक है, एक सोर्स ऑफ इथाइलिन है इथिफॉन या सेपा। ठीक है, इथिफॉन या इसे आप सेपा बोल लो, यानी कि क्लोरो इथाइल फोस्फोरिक एसिड इज यूज्ड एट कमर्शियल लेवल एज सोर्स ऑफ इथाइलिन। ये जो सेपा है ये एक इथाइलिन का सोर्स है, इसके अंदर इथाइलिन पाया जाता है। इथाइलिन enhances the respiration rate during ripening of the fruits. This rise in respiration is called respiratory climatic. इसका मतलब समझिएगा, देखिए, एक तो पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इथाइलिन काम आ रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, जो ये सेपा या इथिफॉन को लिया, इसे पानी में घोला, ठीक है, और जो पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट्स है जिन्हें आप तोड़ के लाए हैं उसको अगर आपको पकाना है, ठीक है, तो जिस पानी में आपने इथिफॉन को मिक्स किया था वो पानी स्प्रे कर दो, तो वो जो फल है वो पक जाएंगे। ठीक, या तो आप एक और चीज कर सकते हो, जो हमारा पेड़ जिसके ऊपर फल लगे हुए, आप क्या करो, पानी का एक बाल्टी लो, उसके अंदर क्लोरोइथाइल फोस्फोरिक एसिड को डालो, ठीक है, फोस्फोरिक एसिड को डालो और अच्छे से मिला लो। ठीक है, और आपको पता है क्लोरोइथाइल फोस्फोरिक एसिड में इथाइलिन पाया जाता है क्योंकि ये एक सोर्स है इथाइलिन का, सेपा इज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन। और जो पेड़ था जिसपे फल लगे हुए थे, आप उस पेड़ के सामने जो मिट्टी है, मिट्टी में जाके वो जो मिक्सचर है सेपा का और वाटर का उसे डाल दो, तो प्लांट क्या करेगा, रूट से एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोइथाइल फोस्फोरिक एसिड सोल्यूशन को। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा प्लांट के अंदर, वो जो मिक्सचर है, ठीक है, वाटर और सेपा का, वो ट्रांसपोर्ट होगा। और प्लांट का जो शूट होता है, स्टेम होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स से इथाइलिन जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज होंगे, क्योंकि इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है और सेपा क्या है, एक सोर्स है इथाइलिन का। ठीक, और उस पेड़ पे जितने फल लगे हुए थे ना, उन सब फल के पास वो जो इथाइलिन गैस है वो पहुंचेगा और जो पेड़ पे जो कच्चे फल थे वो पकना शुरू होंगे। बात समझे? एक तो आप पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी करा सकते हो, कच्चे फल तोड़ के लाए, उसके ऊपर सेपा का सोल्यूशन डाला, पक गया फल। या तो पेड़ में फल लगे हुए हैं, आप वो जो मिक्सचर था सेपा और वाटर का उसको सॉइल में डाल दो, ट्रांसपोर्ट होगा मिक्सचर का, सोल्यूशन का, और फिर जो स्टेम के पोर से इथाइलिन जो है वो गैस फॉर्म में रिलीज होगा और कच्चे फल तक पहुंचेगा और फल पक जाएंगे। ठीक, अब एक और चीज सुनो, ये क्या लिखा है कि इथाइलिन इनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, दिस राइज इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। इसका मतलब क्या समझिए, देखिए, एक फल अगर कच्चा है तो आपको पता है कि एक कच्चा फल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, और जब वही फल पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है, फ्लेशी हो जाता है। एक फल जब कच्चा होता है तो उसके अंदर उसको जब आप टेस्ट करोगे तो बहुत कड़वा होता है, खट्टा होता है, राइट, खट्टा होता है ना, क्यों, क्योंकि उस समय उस फल के अंदर, कच्चे फल के अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं। और जब वही फल पक जाता है, ठीक है, और सॉफ्ट और फ्लेशी हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का जो फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, राइट, प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत सारे शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। इसीलिए जब आप फल को खाते हो, पके हुए फल को खाते हो, तो बड़ा ही मीठा लगता है, राइट। तो एक कच्चा फल जब पक रहा होता है
तो बहुत सारी उस फल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, राइट। जब एक फल पक रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, वो जो फल है उसके सेल्स में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलते हैं। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलने के लिए किसकी जरूरत है? एटीपी की, एनर्जी की। तो जो हमारा जो फल है, कच्चा फल है जो पक रहा है, उसके सेल्स में, कच्चे फल के सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो उस सेल के अंदर रेस्पिरेशन चलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे एनर्जी बनता है। वही एनर्जी वो कच्चा फल जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करता है, और जो कच्चा फल है वो फिर धीरे धीरे चेंज होता है और पकता है, ठीक है, आगे जाके पक जाता है, ठीक। तो ये जो इथाइलिन है ना, यही इनहेंस करता है रेस्पिरेशन को, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, जब फल पक रहा होता है। क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से आएगा? जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो इस रेस्पिरेशन को इन्हांस करता है इथाइलिन, और तभी वो जो कच्चा फल है वो पकता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट में मदद कर रहा है इथाइलिन। कैसे? इथाइलिन इन्हांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। दिस राइज इन रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन का अचानक से राइज हो गया, धड़ाधड़ रेस्पिरेशन चलने लगा फ्रूट के सेल्स में, इसे ही हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्लाइमेटिक नहीं, इसको क्लाइमैक्टिक कहते हैं, सही कर लो, ठीक है। क्लाइमैक्टिक, वही मैं सोचूं, क्लाइमैक्टिक, ठीक है। मैं जब आपको नोट्स दूंगा, पीडीएफ जब दूंगा तो मैं वहां पे सही कर दूंगा, ठीक है। ये क्या है? क्लाइमैक्टिक, CLIMACTIC। चलिए आगे देखिए, दूसरा है स्टिम्युलेशन ऑफ सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। देखो, इथाइलिन क्या है? एक तरह का ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ये क्या करेगा? सेनेसेंस को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। स्टिमुलेट करता है सेनेसेंस को, सेनेसेंस जल्दी आए, लीफ जल्दी बूढ़ी हो जाती है, ठीक है। जल्दी नहीं मतलब लीफ के बूढ़े होने में किसका हाथ रहता है? इथाइलिन का। ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, तो स्टिमुलेट करता है सेनेसेंस को। एंड एब्सिशन, एब्सिशन मतलब झटके गिरना, एंड एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट भी कराता है। कौन? इथाइलिन। एक तरह का ग्रोथ इनहिबिटर है ना। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट में भी इथाइलिन का हाथ होता है। अब आप बोलोगे सर ये थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी या वॉलनट प्लांट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मानिए आपके पास एक चेरी का प्लांट है, ठीक है। ये रहा रूट, ये सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे एक लीफ है, बहुत सारे लीफ है। फ्लावरिंग सीजन आया और इस चेरी के प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स निकले। ये पहला फ्लावर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 फ्लावर्स है। लेकिन ये जो प्लांट है, इस प्लांट के पास जो सॉइल है, ये जो सॉइल है, इस सॉइल में न्यूट्रिशन की थोड़ी कमी है। इतना ही न्यूट्रिशन है कि इस प्लांट के जो 6 फ्लावर्स है ना, इनमें से बस 3 ही फ्लावर्स को आगे जाके फ्रूट बनेगा, उतना ही न्यूट्रिशन है तो 6 फ्लावर, लेकिन प्लांट के पास कितना न्यूट्रिशन है? 3 फ्लावर तक का ही न्यूट्रिशन है, कि 3 फ्लावर को फ्रूट में डेवलप होने तक का ही न्यूट्रिशन, उतना ही मात्र न्यूट्रिशन है इस प्लांट के पास। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट के पास न्यूट्रिशन की कमी है। फ्लावर 6 है, लेकिन न्यूट्रिशन इतना ही है कि 3 फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट हो सके। अब देखो, अगर ये न्यूट्रिशन ऊपर जाएगा, और ऊपर अगर 6 फ्लावर है तो सब में थोड़ा 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 न्यूट्रिशन जाएगा, और ये 6 फ्लावर में से 6 के 6 कोई भी ढंग से फ्रूट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो इथाइलिन क्या कराता है? ये एब्सिशन करा देता है फ्लावर या फ्रूट का, फ्लावर एंड फ्रूट का। क्या कराता है? जैसे 6 फ्लावर थे ना, तो उनमें से 3 का ये क्या करेगा? एब्सिशन करा देगा, 3 झर के नीचे गिर जाएंगे, और बचा 3। तो सॉइल प्लांट के पास तो इतना न्यूट्रिशन था ही कि वो 3 फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट कर सके। तो ये 3 फ्लावर को फिर फ्रूट में जब कन्वर्ट होता है तो उतना न्यूट्रिशन इस प्लांट के पास अवेलेबल रहता है। बात समझे? इसे ही कहते हैं थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी या वॉलनट। थिनिंग कर दिया, जो फ्लावर थे उसे गिरा दिया, तो प्लांट जो होता है थोड़ा पतला हो जाता है, फ्लावर टूट टूट के गिर के नीचे गिर जाते हैं ना, ठीक। तो स्टिम्युलेशन ऑफ सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। चलो
फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल प्लांट में एक साथ बहुत सारे, समझ लो फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर है, ठीक है। अब उन फ्लावर को आगे जाके किस में डेवलप होगा बताओ, फ्रूट में। तो पाइनएप्पल में सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग कराता है इथाइलिन। भाई पाइनएप्पल प्लांट की रिक्वायरमेंट है या डिजायर है कि जितने भी फ्लावर है वो एक साथ फ्रूट में डेवलप हो। ऐसा नहीं कि कोई एक फ्लावर फ्रूट में डेवलप हो गया और दूसरा हुआ ही नहीं। पाइनएप्पल की डिजायर है या रिक्वायरमेंट है कि सारे फ्लावर एक साथ फ्रूट में डेवलप हो। तो सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग कराता है कौन, इथाइलिन, किसमें, पाइनएप्पल में। और मैंगो में फ्लावरिंग का काम कराता है कौन, इथाइलिन। फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है मैंगो में इथाइलिन, ठीक। ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम, ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम में भी इथाइलिन का हाथ है। अब आप पूछोगे सर ये ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या होता है, तो ये ट्रिपल रेस्पॉन्स होता है, पहला एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, दूसरा स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, तीसरा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। हम हर एक रिस्पॉन्स को अच्छे से समझेंगे। देखो ये सरफेस है, ग्राउंड है, नीचे सॉइल है, यहाँ पे आपने एक डाइकॉट सीड को रखा, ठीक है, डाइकॉट सीड है, ऑलराइट, ठीक। थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा डाइकॉट सीड है। अब इस डाइकॉट सीड में से यहां से ये निकला, शूट निकलना शुरू हुआ, ठीक है, शूट बोल लो या आप बोलो प्लिम्यूल निकला, नीचे रेडिकल निकला, ऊपर में प्लिम्यूल, प्लिम्यूल आगे जाके शूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे निकला और ये आगे जाके शूट बनाया और एक छोटा सा सीडलिंग बना, सीडलिंग अभी भी मिट्टी के नीचे है। अब देखो क्या इस शूट को अब आगे क्या करना है, इस सॉइल सरफेस से पेनिट्रेट करके बाहर आना है, ठीक है। लेकिन ये जो शूट है इसके टिप पे बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं, और जब ये शूट ऊपर के तरफ क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट करेगा, तो ये जो सॉफ्ट टिश्यू है ये डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए डाइकॉट सीडलिंग में क्या होता है, ये जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज ना हो इसीलिए एक हुक का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये सॉफ्ट टिश्यू यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, बार बार यहाँ आ जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो ये हुक का फॉर्मेशन हो गया। तो अब क्या होगा बोलो, जो हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू था टिप पे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, वो डैमेज नहीं होगा। तो एपिकल हुक, ये एपिकल मतलब क्या, टिप, तो टिप पे एक हुक का फॉर्मेशन कर देता है, किसमें, डाइकॉट सीडलिंग्स में, कौन, इथाइलिन, ठीक। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ना, जो ये हुक है, ठीक है, जो हुक हुआ बना है इसे हम कहते हैं एक्सिस, इसकी स्वेलिंग भी करा देता है, ये और मोटा हो जाता है, और मोटा हो जाता है तो हमारा जो ये जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू जो है, जो मैंने कहा था ऊपर टिप पे प्रेजेंट होता है, इनको और ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है जब ये शूट को ऊपर सॉइल से पेनिट्रेट करना होता है तब। समझे बात को। तो स्वेलिंग ऑफ एक्सिस भी कराता है, इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग भी कराता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो सीड को जर्मिनेट करना था, ये शूट को सॉइल को पेनिट्रेट करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश सरफेस के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर प्रेजेंट है, बड़ा सा पत्थर प्रेजेंट है। तो अब बताओ क्या ये सॉइल को पेनिट्रेट, सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट कर पाएगा, ये छोटा सा सीडलिंग कर पाएगा? आप बोलोगे नहीं, नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमारा इथाइलिन है ये क्या कराता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करा देता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो जाता है और फिर यहां से इस तरीके से पेनिट्रेट कर लेता है हमारा सीडलिंग। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराया किसने, इथाइलिन ने, ठीक है। तो यही ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम कौन करा रहा है, इथाइलिन करा रहा है। इसी को हम कहते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स। पहला क्या था, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, ताकि जो टिप पे जो सॉफ्ट टिश्यू है वो डैमेज ना हो पाए, ठीक है, जो एपिकल मेरिस्टेम है ऊपर में वो डैमेज ना हो पाए। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, और साथ ही साथ एक्सिस का स्वेलिंग भी करा देता है और अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है सॉफ्ट टिश्यू को। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग भी करा देता है अगर ऊपर में कोई रेजिस्टेंस है या ऊपर बड़ा सा रॉक है सॉइल सरफेस पे और सीडलिंग को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऊपर की तरफ सीडलिंग ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करा देता है और फिर साइड से इस तरीके से हमारा जो सीडलिंग है वो सॉइल सरफेस को पेनिट्रेट कर लेता है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स में भी कौन मदद कर रहा है, इथाइलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इथाइलिन जो है ये प्रोमोट करते हैं रूट ग्रोथ, प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स
thus helping the plant to increase their absorption surface। देखिए ये हमारा सरफेस है, नीचे में ये रूट है, ठीक है, ये ऊपर में शूट और नीचे में ये रूट है। रूट के ग्रोथ में इथाइलिन क्या करता है, मदद करता है, इनफैक्ट स्टिमुलेट करता है द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर। आपको पता है ये जो रूट है इनके टिप पे ऐसे छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स क्या है, जो हमारा रूट है, रूट पे जो इपिडर्मिस है, उन इपिडर्मिस वो जो सेल्स है, इपिडर्मिस के सेल्स, उनमें इलोंगेशन होता है और बाहर के तरफ आपको एक इलोंगेशन देखने को मिलता है, उसे ही हम कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर का काम क्या होता है, रूट हेयर का काम होता है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, ठीक, रूट हेयर। तो ये जो हमारा रूट हेयर है, ठीक है, ये कहाँ से, जो रूट के टिप है वहां से ऐसे बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। इनके ग्रोथ को स्टिमुलेट कौन करता है, बोलो इथाइलिन, थस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। अब जितना ज्यादा रूट हेयर बाहर निकलेगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ेगा और उतना ज्यादा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो प्लांट का रूट है वो अच्छे से कर पाएगा, ठीक। चलिए, फीमेलनेस इन क्यूकम्बर्स। फीमेलनेस यानी कि एक फेमिनाइजिंग इफेक्ट होता है जो इथाइलिन कराता है क्यूकम्बर्स में। मतलब क्या करता है, ये प्रोमोट करता है फीमेल फ्लावर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, टू या फिर फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, फॉर, इसको आप फॉर कर लो, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। इसका मतलब समझिएगा, देखिए फ्लावर्स है, फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो आगे जाके फ्रूट में डेवलप होता है, तो आप कहोगे ओवरी। ओवरी जो है आगे जाके फ्रूट में डेवलप होता है, राइट, और जो ओव्यूल है आगे जाके सीड में डेवलप होता है। ओवरी ओव्यूल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर एक प्लांट पे बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स है, यानी कि उतना ही ज्यादा ओवरी है उस प्लांट पे, ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उतना ही ज्यादा फ्रूट बनेगा उस प्लांट में। तो एक प्लांट में अगर ज्यादा फीमेल फ्लावर्स है, यानी कि ज्यादा ओवरी है, तो ज्यादा फ्रूट बनने की भी संभावना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो क्यूकम्बर प्लांट में फेमिनाइजिंग इफेक्ट या फीमेलनेस को इंड्यूस करता है इथाइलिन, ठीक है। फीमेलनेस मतलब प्रोमोट्स फीमेल फ्लावर। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्यूकम्बर उस प्लांट पे उगते हैं, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन होता है क्यूकम्बर का वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। इथाइलिन क्या करता है, जो सीड एंड बर्ड डोरमेंसी है उसको ब्रेक करता है। डोरमेंसी मतलब क्या, ऐसे सीड या बर्ड जो जर्मिनेट नहीं कर पा रहे, जो डोरमेंट हो गए, तो जो डोरमेंसी होता है सीड के अंदर उसको ब्रेक करता है इथाइलिन, यानी कि सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, खासकर पीनट सीड्स में, ठीक है, पीनट सीड्स में। और इथाइलिन जो है ये स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स भी कराता है। देखो पोटैटो क्या, एक ट्यूबरस स्टेम है, आपको पता है, जो हमारा पोटैटो है इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं आई ऑफ पोटैटो। ये जो बर्ड्स है ना, ये जो बर्ड्स है, यहाँ पे ऐसे बर्ड्स है, ये जब ऐसे बाहर ग्रो कर रहे हैं तो इसे कहते हैं हम स्प्राउटिंग, ठीक है, स्प्राउटिंग। और इसमें मदद कौन करता है, इथाइलिन। तो आप अगर इस पोटैटो को यहाँ से काटो और इस पोटैटो को आप लेके जमीन के अंदर क्या करो, गाड़ दो, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर ये जो आई प्रेजेंट, अगर ये स्प्राउटिंग, ये जो बर्ड प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो ये जो पोटैटो है आगे जाके फिर एक पोटैटो प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स में मदद करता है इथाइलिन। जितने ज्यादा यहाँ पे ये स्प्राउटिंग होंगे, जितने ज्यादा ये आई होते, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो आपको पोटैटो में देखने को मिलेंगे, उतना ज्यादा संभावना है कि उतने ज्यादा शूट वहां से डेवलप होंगे उस पोटैटो से। तो अगर आप उस पोटैटो को जमीन में गाड़ते हो तो अच्छा खेती कर सकते हो, ठीक है। तो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स में भी मदद कर रहा है कौन, इथाइलिन। चलिए आगे देखिए,
इथाइलिन promotes rapid internode or petiole elongation in deep water rice plants. It helps leaves or upper parts of the shoot to remain above water. देखो जब आप राइस फील्ड में गए होगे ना, जहाँ पे राइस को लगाया उगाया जा रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, तो वो जो फील्ड होता है बहुत पैडी होता है. पैडी यानी कि क्या? पैडी फील्ड मतलब क्या बोलो? पैडी फील्ड मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में उस फील्ड में वाटर प्रेजेंट होता है, और इसी वाटर में इस राइस के सीडलिंग को ऐसे लगाया जाता है, राइस के प्लांट के सीडलिंग को इस तरीके से लगाया जाता है. तो ये जो इथाइलिन क्या करता है, ये प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन. ठीक है, तो सीडलिंग का ग्रोथ बढ़ाता है, ग्रोथ में मदद करता है, और पेटियोल इलोंगेशन में भी मदद करता है. पेटियोल क्या होता है याद करो, ये हमारा स्टेम है. ठीक है, स्टेम. स्टेम से ये निकला एक स्टॉल्क, और फिर ये निकला एक लीफ. ठीक है, इस हिस्से को तो हम कहते हैं लैमिना, और ये जो स्टॉक है इसे हम कहते हैं पेटियोल. पेटियोल ही होता है जो लीफ के लैमिना को स्टेम के साथ कनेक्ट करता है. इस स्टेम के साथ इस लैमिना को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये पेटियोल. लीफ स्टॉक इसे हम कहते हैं, लीफ स्टॉक. ठीक है, तो इस पेटियोल की इलोंगेशन में मदद करता है, ताकि ये जो पेटियोल ऐसे इलोंगेट होते हैं और वाटर से बाहर निकलते हैं, और फिर यहाँ पे ऐसे लीफ का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अगर ये पेटियोल इलोंगेट नहीं होते तो ये जो पानी है, ठीक है, पानी है, इस पानी के अंदर ही लीफ ऐसे बन जाता, पानी के अंदर ही लीफ बन जाता. तो बताओ, लीफ अगर पानी के अंदर ही बन जाता, राइस का लीफ, तो क्या उस लीफ को प्रॉपर सनशाइन मिल पाता? नहीं, क्योंकि वो तो पानी में. लेकिन अगर पेटियोल का इलोंगेशन हो गया तो जो पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड से ये जो हमारे पेटियोल इलोंगेट करके बाहर सरफेस पे आ जाएंगे, और फिर लीफ लैमिना जो है इस तरीके से फॉर्मेशन होगा लीफ का, और लीफ को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनशाइन मिलेगा, अच्छा खासा सनशाइन मिलेगा, तो अच्छे से लीफ फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड बना के प्लांट को देगा. ठीक है, तो यहाँ पे वही तो लिखा है, इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स. इट हेल्प्स लीव्स या अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर. ठीक, तो आई होप आपको इथाइलिन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी अच्छे से समझ में आ गई. अब एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं. चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 250 में आपको इथाइलिन के बारे में सब कुछ मिल जाएगा. इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर. मैंने बताया आपको, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स. जो टिश्यू सेनेसेंस को एंटर कर रही है, जिनमें सेनेसेंस आने वाला है, वहां पे आपको लार्ज अमाउंट में इथाइलिन दिखेगा, या फिर जो फ्रूट्स राइपन हो रहे हैं, पकने वाले फ्रूट्स, वहां पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन देखने को मिलेगा. Influences of ethylene on plants include horizontal growth of seedlings, swelling of the axis, and apical hook formation in dicot seedlings. जो ट्रिपल रिस्पॉन्स की मैंने बात की थी. Ethylene promotes senescent and abscission of plant organs, especially of leaves and flowers. ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि प्रमोट करता है senescent and abscission of plant organs, especially of leaves and flowers. Thinning of cotton walnut जो मैंने आपको पढ़ाया था. Ethylene is highly effective in fruit ripening. It enhances the respiration rate during ripening of the fruits. This rise in rate of respiration is called respiratory climactic. देखो climactic का स्पेलिंग ये रहा. ठीक, इसीलिए एनसीईआरटी रीडिंग लास्ट में कर लेने से ना यही फायदा होता है. जो थोड़ी बहुत चीजें मैं भी गलती से कुछ लिख देता हूँ या कुछ छूट जाता है, वो भी क्लियर हो जाता है. ठीक, मैं भी तो इंसान हूँ यार, थोड़ा बहुत गलती तो होगा ही मेरे से भी. तो इसीलिए एनसीईआरटी रीडिंग करके वो गलती की भी जो थोड़ी बहुत स्पेस है वो भी हम हटा देते हैं. कोई गलती नहीं रहेगा, सब चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी गलती की. चलो, इथाइलिन ब्रेक्स द सीड एंड बर्ड डोरमेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स में मदद करता है. इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स. इट हेल्प्स लीव्स or upper parts of the shoot to remain above water. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plants to increase their absorption surface.
भाई जितना ज़्यादा रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा रूट हेयर वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके प्लांट को देगा। चलिए आगे देखिए, इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। ठीक है, फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है और सिंक्रोनाइजिंग करता है फ्रूटिंग में, फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग भी कराता है। सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को ये रेगुलेट करता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर अगर कोई पूछ ले एग्रीकल्चर में तो आपको पता है कौन है, इथाइलिन है। ठीक, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज एथिफॉन, एथिफॉन। ठीक है, एथिफॉन का भी स्पेलिंग शायद मैंने गलती लिखा था, ETHEPHON, राइट, ETHEPHON। देख लेते हैं, अरे क्या हो गया, अटक गया। ETHE, नहीं सही लिखा था, सही लिखा था, चलो सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज एथिफॉन। Ethifon in an aqueous solution is readily absorbed and transported within the plants and release ethylene slowly। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बना लो, सेपा CEP है जो मैंने आपको कहा था, या इथिफॉन जिसका नाम है, उसको पानी में डालो, एक एक्वस सोल्यूशन बना लो और क्या करो, आप जो जिस प्लांट पे कच्चे फल लगे हुए हैं वहां पे जाके सॉइल में डाल दो, तो सॉइल से वो जो प्लांट है एब्जॉर्ब कर लेगा उस एक्वस सोल्यूशन को। और एथिफॉन एक सोर्स है इथाइलिन का, तो जो स्टेम के जो पोर्स है उसमें से इथाइलिन जो है गैस के फॉर्म में रिलीज होंगे और कच्चे फल के कांटेक्ट में आएंगे और कच्चे फल को पका देंगे। एथिफॉन हैसेंस फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग को क्विक कर देता है, फास्ट कर देता है इन टोमेटोज एंड एप्पल्स एंड एक्सेलरेट एब्सेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जैसे कि थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। ठीक है, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर्स देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड। तो ये जितनी भी बातें थी इथाइलिन के बारे में वो सारी बातें हमने इस लेक्चर में कवर की। तो मिलता हूं मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।